हेलो गाइस, अभी हम लोग करने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखिए, आपके क्वेश्चंस आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से हैं या ग्रोथ इकोनॉमिक्स आप बोल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, PQLI। ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की बात करें हम, तो ये गिवन बाय है मॉरिस डी मॉरिस। किसने दिया है? मॉरिस डी मॉरिस ने दिया है। और यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स होते हैं इसके। ठीक है, 3 इंडिकेटर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकेंड इज इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और थर्ड इज लिटरेसी रेट। ठीक है, 3 इंडिकेटर्स इसके याद रखिएगा। और किसने दिया है? मॉरिस डी मॉरिस ने दिया 1979 में। मुझे जहां तक याद है 1979 में। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन से आपके इतने सारे चीजें आपको पता चल गई कि ये किसने दिया है? मॉरिस डी मॉरिस ने दिया है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे 3 इंडिकेटर है। कौन कौन से मैंने बताया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, सेकेंड इज अभी मैंने बोला इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, थर्ड इज लिटरेसी रेट। ठीक है, 3 इंडिकेटर्स है इसके। और यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आंसर विल बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये वाला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये जो कार्डर मॉडल था, जो कार्डर मॉडल है वो कब आया है? 1957 में। सोलो मॉडल है वो कब आया है? 1956 में। और मीडे मॉडल कब आया है? 1961 में। और हैरोल्ड का जो मॉडल था वो 1939 में। ठीक है, तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? देखिए, सबसे पहले आया हैरोल्ड 1939 में। ठीक है, 1939 के बाद आया फर्स्ट इज हैरोल्ड मॉडल। हैरोल्ड कहाँ पे है? 4th में। ठीक है, उसके बाद आपका आया है सोलो मॉडल। हैरोल्ड डॉमर के बाद सोलो मॉडल हम लोग ने पढ़ा है। सोलो मॉडल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देखिएगा वीडियो, मैंने सोलो मॉडल पढ़ा है। ठीक है, तो हैरोल्ड के बाद क्या आया है? सोलो मॉडल आया है। और उस सोलो मॉडल कहाँ पे है आपका? 2nd में। ठीक है, इसके बाद आया है कार्डर मॉडल। कार्डर कहाँ है? 1st में। और सबसे लास्ट में आया है मीडे मॉडल। मीडे इज 3rd, तो 3rd। ठीक है, तो 4 2 1 3 इज करेक्ट आंसर। तो आंसर ए में देखते हैं 4 2 1 3। आंसर विल बी ए, 4 2 1 3। ठीक है, मैंने ये वाला क्वेश्चन बताने छोड़ के मैंने वो वाला क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एक चैप्टर से है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने इसके जो नोट्स थे, जो कि आपको मैंने ये चैप्टर करवाया हुआ है, उसको मैंने अपनी कॉपी को अपने पास रखा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये रैगनर नर्से का। ठीक है, ये किसका है? तो ये थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। ठीक है, हम लोग ने एक चैप्टर किया है, सर्च करिएगा थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ, उस चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा था? थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ में हम लोग ने क्या पढ़ा था? इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि नर्से बताते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्री कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकते हैं क्योंकि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के कारण। क्यों ग्रो नहीं कर पाते? विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। इसका मतलब क्या है? जो उनके पास जो लैंड होगी वो छोटा होगा, इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा पाएंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, ज़्यादा कैपिटल नहीं होगा, उनका लैंड छोटा, उनका जो मार्केट होगा वो भी छोटा होगा, उनका लैंड छोटा होगा। ठीक है, तो उनकी जो पॉवर्टी के कारण वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू रैगनर नर्से, ये है थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ की कहानी। ठीक है, यहाँ पर क्या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज उनके पास बहुत कम रिसोर्सेस हैं। ठीक है, वो अपने विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के अंदर है, इस पिंजरे में है। ठीक है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के अंदर, तो उनका जो मार्केट है वो छोटा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी वो बहुत ज़्यादा सेक्टर में पैसे नहीं लगा सकते। वो एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में, वो सारे सेक्टर में पैसे नहीं लगा सकते क्योंकि उनके पास कैपिटल कम। ठीक है,
तो ये जो थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ है, इसको ऑपरेट करते ये ऑपरेट होता है दो लेवल में। फर्स्ट इज डिमांड साइड एंड सेकेंड इज सप्लाई साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग ने पर्टिकुलर एक चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको कॉपी खोल के ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका फिर से वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगेगी, ठीक है। तो डिमांड साइड की बात करें, डिमांड यहाँ पे दो लेवल था ऑपरेट करने के लिए। फर्स्ट इज डिमांड, सेकेंड इज सप्लाई साइड, ठीक है। तो डिमांड साइड क्या था, इनकम, जो यहाँ पे क्या होता है, इनकम काफ़ी कम होता है। इनकम अगर कम होगा, सपोज करिए कि किसी कंट्री में एक पर्सन है, सारे इंडिविजुअल पर्सन का निकाला गया एवरेज इनकम, तो उनका 1 लाख निकला, और हमारे कंट्री में सपोज एक इंसान का जो इनकम है वो 10,000 निकला, तो क्या हम लोग कितना डिमांड कर पाएंगे? हमारी पास लिमिटेड इनकम है तो हम लोग लिमिटेड डिमांड करेंगे, ठीक है। तो इनकम क्या है, कम है, तो डिमांड भी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, ठीक है, कैपिटल भी कम होगा, और कैपिटल कम होगा तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगा, ठीक है। ये हमारा डिमांड साइड की देख रहे हैं। अगर हम लोग सप्लाई साइड की देखें तो यहाँ पे क्या, इनकम बहुत कम होगा, तो क्या होगा, सेविंग कम होगा, हम लोग कम सेविंग करेंगे, कम सेविंग करेंगे तो कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कम कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लो होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी लो होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने देख लिया डिमांड साइड और सप्लाई साइड। अब ये विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के लिए क्या करें, अगर विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को अगर ब्रेक करना है, इसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर सारी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रोडक्शन सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में, सारे सेक्टर में पैसे लगाना होगा। अगर सारे सेक्टर में पैसे लगाएंगे तो ये विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी ब्रेक हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर अंडर डेवलप्ड कंट्री के बस की बात है कि वो सारी सेक्टर में पैसे एक साथ लगा सके? नहीं लगा पाएगी। तो वो बहुत सारी कंपनीज का हेल्प लेगी, और कंपनी भी अपना प्रॉफिट देखेंगे, और वो प्रॉफिट सेक्टर में पैसे लगाए। उनको अगर कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो वो पैसे क्यों लगाएंगे? इसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी धीरे धीरे वो ब्रेक होने लगेगा, ठीक है। ये पूरी कहानी थी, मैंने बहुत कम टाइम में ट्राई किया आपको बताने का, ठीक है। अभी अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ, ये चैप्टर आप पढ़े रैगनर नर्क्से का, ठीक है। ये किसने दिया है, रैगनर नर्क्से ने दिया है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पहले क्वेश्चन हम लोग ने किया है कि थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ किसने दिया है, तो ये गिवन बाय है रैगनर नर्क्से, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। आंसर क्या था कि अकॉर्डिंग टू रैगनर नर्क्से, ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, कम होगा, ठीक है। कंटेक्स्ट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में क्यों इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है? आप यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टमेंट कम होगा क्योंकि मार्केट का साइज छोटा है। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट का साइज छोटा है, ठीक है। क्यों छोटा है? क्योंकि लिमिटेड इनकम है। जब लिमिटेड इनकम होगा तो वो ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं लगा पाएंगे, ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी साइज ऑफ द मार्केट। अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ, प्लीज सर्च करिए और उसको डिटेल में पढ़िए, ताकि क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और ये हमारा छोटा सा सेशन था, इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसका आंसर बी है, ठीक है। ये हमारा छोटा सा सेशन था आपकी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सीरीज का, और साथ में मैंने कंसेप्ट भी कराया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आजकल मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। आप गेम के थ्रू आप इकोनॉमिक्स पढ़ते रहिए। मैं डेली एक क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मिलेंगे लिखने